आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। एक शख्सियत जिसकी यात्रा बहुत ही दिलचस्प रही है, वो पेंटर हैं, एक्टर हैं, ड्रामा कोच हैं और हैं निर्देशक। 2007 तारे ज़मीं पर इस फिल्म के वो क्रिएटिव डायरेक्टर रहे। तारे ज़मीं पर साल 2011 में उन्होंने बनाई स्टैनली का डिब्बा। लाइफ बहुत सिंपल है, गोल गोल मत बोल। 2014 में उन्होंने बनाई हवा हवाई और 2017 में आई स्निफ। साल 2021 उन्होंने बनाई फिल्म साइना। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। हम बात कर रहे हैं जाने माने अभिनेता, लेखक, निर्देशक, पेंटर और ड्रामा कोच अमोल गुप्ते की। अमोल गुप्ते ने बच्चों के साथ बहुत सारा काम किया है। उन्होंने बच्चों को स्टोरी टेलिंग सिखाई और ड्रामा की ट्रेनिंग भी दी है। न जाने कितने वर्कशॉप्स लिए हैं अमोल गुप्ते ने बच्चों के साथ। उनकी यात्रा अभिनय की दुनिया में भी लंबी रही है। साल 1992 जो जीता वही सिकंदर। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम चूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। साल 2009 कमीने। 2021 में आई मुंबई सागा। और आज विविध भारती पर हमारे साथ हैं अमोल गुप्ते। इनसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी बेखबर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज हम एक ऐसे मजे हुए कलाकार के सामने बैठे हैं जो फिल्म राइटर हैं, डायरेक्टर हैं और हैं एक्टर। एक साथ कई प्रतिभा के धनी। बच्चों के सिनेमा के लिए जो उन्होंने उम्दा काम किया है, इसके लिए हम सब इनके शुक्रगुजार हैं। ये बेहद प्रतिभाशाली कलाकार हैं अमोल गुप्ते साहब। अमोल गुप्ते साहब, आपका हम स्वागत कर रहे हैं विविध भारती की टीम के साथ। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। हम शुरू करते हैं सिलसिला। साइना फिल्म में परिणति चोपड़ा थी, तो इनसे जुड़ी हुई कोई बात बताएं, कैसा एक्सपीरियंस था इनको शूट करना? वो अच्छी एक्ट्रेस है, तो बखूबी उन्होंने किरदार का ड्रामा निभाया। जिस मुकाम पे साइना नेहवाल पहुंची है उसके लिए 25 साल की मशक्कत थी। 3 साल की उम्र से रैकेट जिसने पकड़ा है, 4 साल की उम्र से जी जी वर्ल्ड नंबर 1 बनने के लिए जी। वो तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कोई एक्टर से, पर इतना हो कि आप मुझे कन्विंस कर दो, दर्शक को कन्विंस कर दो कि मैं साइना नेहवाल हूँ। उस मुकाम तक परिणति ने उसको पहुंचा दिया बखूबी ने, क्योंकि शी इज अ गुड एक्टर जी। तो बाकी तो हम संभाल लेंगे ना, हम तो फिल्म मेकर हैं जी बिल्कुल। तो जहाँ पे एक्चुअल स्मैश चाहिए, जो मार पाएगा ऐसी प्लेयर को लाके पीछे से शूट करके, क्योंकि बैडमिंटन वो राज डांडिया नहीं है जी जी कि दिन में किया, रात में नवरात्रि में आपने नाच लिया। उसके लिए सालों की प्रैक्टिस, मेहनत चाहिए जी, प्रैक्टिस। एंड वो आप एक्टर से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि एक्टर तो फिल्म टू फिल्म टू फिल्म टू फिल्म जाता है ना जी। अमोल जी, आपने बचपन में कौन सी फिल्में देखी थी, और ये भी बताइए कि बचपन का सिनेमा आज के सिनेमा में किस तरह का फर्क महसूस करते हैं और किस तरह का बदलाव आप पाते हैं?
ये बड़ा गाढ़ा सवाल है। आपने फिल्में देखी हैं और मैंने बहुत फिल्में देखी है, सिर्फ टीवी पे नहीं। जैसे लोग कहते हैं ना 9वीं से 10वीं बच्चा गया, मतलब बंक मार के भी देखते थे फिल्म स्कूल नहीं, से? वो तो आपको अलाउड ही नहीं है फिल्म देखना। 9th to 10th जब जाते हो हाँ। आपको सीधा क्लास में भेज देते हैं, जी क्योंकि 10वीं है भाई, बोर्ड का एग्जाम है। बिल्कुल। पर मेरे माता पिता अलग थे, उन्होंने छूट दे रखी थी मेरे घर में अरे वाह, क्या कि बात। जो करना है वो करो। तो मेरा जो नेबर था रमेश पटेल, जो 5 साल मेरे से बड़ा था, तो 9th से 10th में जब हम गए तो 60 दिन का जो वेकेशन था, समर वेकेशन लंबा होता था तब, 60 दिन में मैंने 72 फिल्में देखी। ओह 72। तो पुरानी फिल्में, नई फिल्में, मतलब राम श्याम जोगेश्वरी, स्वस्तिक ओपेरा हाउस की तरफ, जी। ये इंपीरियल टॉकीज, मतलब जैसे भक्त प्रहलाद भी जी। है और विजय आनंद की तीसरी मंजिल भी है और पगला कहीं का भी है शमी कपूर की, ओह सारी मतलब देखी। सारी कोई एंड सारी नई भी। हाँ। तो उस दौरान जैसे छैला बाबू, शालीमार, ऐसे अजीबोगरीब फिल्में थी, राजेश खन्ना जी। की, धर्मेंद्र की, धर्मवीर, ये सब फिल्में। तो कॉमन कल्चर की फिल्में देखता था मैं और बड़े चाव से। तो जैसे हम किसी से कम नहीं रिलीज हुई थी, तो तब मैं 10वीं में था, 1977 की बात है। जी। और हम लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्कूल, एक तो माँ बाप मेरे बहुत ढीठ है, स्कूल अभी एग्जाम आने वाली है मार्च में, बोर्ड एग्जाम, और भेज दिया 1 महीने के लिए अच्छा। दिवाली हॉलीडेज में नेपाल तक, मतलब ओह। गया, इलाहाबाद, बनारस, पूरा कलकत्ता, यहाँ वहाँ पूरा जो जितना नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट है, दार्जिलिंग, ये सब पूरा स्कूल एक्सकर्शन था। अच्छा। हंसराज मुरारजी पब्लिक स्कूल का जी, जी। एक्सकर्शन। मैं गया, मैं स्कूल का एडिटर था बुलेटिन का, अच्छा। तो एक पेज का पूरा ठोक दिया कैसा हम लोग का वो चला वो एक्सकर्शन। तो इमेजिन कि आप 1 महीने बाहर हो और आपकी फेवरेट फिल्म लगी है पूरे देश में, हम किसी से कम नहीं, नासिर हुसैन, ऋषि कपूर वाली जो फिल्म है, मैंने 11 बार देख ली वो ओह 1 महीने में। जी। कलकत्ते उतरा सीधा, हम किसी से कम नहीं, कहाँ चलिए, गया में हम किसी से कम नहीं, कलकत्ता तो है ही, मतलब इलाहाबाद में, बनारस में, जहां हम लोग पहुंचे, आज फ्री इवनिंग है, हम किसी से कम नहीं देखेंगे। देख लिए। तो इतना थोड़ा सा पागल था मैं अबाउट मेन स्ट्रीम सिनेमा। अब वो थोड़ा बड़ा हो गया, मैं जब फर्स्ट टाइम फिल्म इंस्टीट्यूट गया एज एन एक्टर, क्योंकि मैं जी। एक थिएटर एक्टर था, बहुत सेंटर पीस था, ये 1 एक्ट प्ले थिएटर सब बड़े बड़े करता था तब, मतलब बेकेट हो, स्टॉपार्ड हो, पीटर शेफर हो, जी। विजय तेंदुलकर हो, बड़े बड़े प्ले राइट्स के हम लोग अटेम्प्ट करते थे जी। एज कॉलेज चिल्ड्रन। महेंद्र जोशी नाम के बहुत बड़े थिएटर डायरेक्टर थे, गुजर गए जवानी में, मतलब उन्होंने हमको राह दिखाई, वरना मैं कॉमर्स स्टूडेंट था, वरना जी। जी। मेरा छोटा भाई तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है नरसिंह मोहन जी महाविद्यालय से। जी। जी। तो मैं थोड़ा गलत रूम में आ गया, रिहर्सल के रूम में, और वही सही रूम निकली मेरे लिए। बिल्कुल। तो जब मैं FTI गया तो सबसे पहले तो पहली फिल्म मैंने देखी वो फ्रांसवा ट्रूफो की 400 ब्लोज, तो तब मेरी उम्र थी 18। अच्छा। एंड उसके बाद मैंने स्टैनली क्यूब्रिक की 2001 स्पेस ओडिसी देखी, फिर तारकोव्स्की, फिर ये सब जब देखने लगा तो एक मैं डिप्लोमा फिल्म एक्टिंग करने के लिए गया था जिसको नेशनल अवार्ड मिला, चक्कर चंदू का चमेली वाला, देखना ना भूलिएगा जी। यूट्यूब पर, जी। जी। चक्कर चंदू का चमेली वाला। क्या बात है। तो इट वाज अ नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म। टेक्निकली मुझे वापस आके वो फिल्म ये राजश्री को दिखानी थी, इनको उनको दिखानी थी। हाँ। वो अबोध नाम की फिल्म थी, जहाँ एक नई लड़की माधुरी दीक्षित को इंट्रोड्यूस कर रहे जी। थे, उनको एक लड़का चाहिए था हाँ। उसके लिए। तो मैं राजबाबू बड़जातिया साहब से मिला, उनको फिल्म दिखाई चक्कर चंदू का चमेली वाला, जी। और वो बीरेन नाग थे उसके डायरेक्टर। तो उनको अच्छा लगा क्योंकि मैं ऐसा चॉकलेट बॉय टाइप मेरा फेस था। जी। जी। पर मुझे वो लत लग गई FTI की, मैं वहां सब बम्बई छोड़ के FTI में जाके मैंने मांग के 110 फिल्में की 12 साल में एज एन एक्टर, जी। जी। क्योंकि मुझे वो फिल्में देखनी थी जो शाम को और रात को जो वर्ल्ड के मास्टरपीसेस देखने को मिलते थे, जी। वो कहीं आपको, आप फिल्म सोसाइटी भी ज्वाइन करेंगे तो हफ्ते में 1 बार, और यहाँ तो दिन में 3 बार। जी। मतलब यूरोपियन मास्टर्स, जापानीज मास्टर्स, चाइनीज मास्टर्स, मतलब सारा पूरा जी। वर्ल्ड सिनेमा आपके सामने जो पढ़ की तरह ऐसा अनरेवल हो रहा था। जी। तो इससे बड़ा नसीब क्या है मेरा कि 12 साल में वहां रहा फिल्में देखते देखते, और इसीलिए मेरे गुरु ऋत्विक कुमार घटक बन गए। जी। मेघे ढाका तारा उनकी फिल्म मेरे हिसाब से किसी और तारा मंडल में है। जी। वैसे ही संत तुकाराम जो फतेहलाल और दामले साहब, एक मेरे पास एक ओरिजिनल ब्रोमाइड है, जी, संत जी। तुकाराम की बीवी जी, जो है जी। गौरी, उन्होंने काम किया। जी। ये 1932 का ब्रोमाइड है जी। जो मुझे वहाँ FTI के स्टूडियो के एटिक में उल्टा पड़ा हुआ मिला, ओह। और जिसके पीछे टीवी के टाइटल्स ओहो। लिखे हुए थे, जी। उसको मैंने रेस्टोर किया।
जी। तो अमृत मंथन जैसी फिल्म, मतलब वी शांताराम, फतेहलाल, विष्णुपंत दामले, तो ये सारे जो मास्टर्स हैं ये सामने अपने चलने लगे। जी। तो तब वो जो लत है जी लगी। डॉन और या फिर हम किसी से कम नहीं टाइप की फिल्में मेरे से दूर होती गई। जी। फिर मैंने सिनेमा एज एन आर्ट फॉर्म को अपनाया एज अ स्टूडेंट। आज की तारीख में भी मैं स्टूडेंट ही हूँ, कोई मास्टर तो हूँ नहीं। सीखता रहता हूँ और देखता रहता हूँ कि ये क्या चल रहा है अपने सर, आसपास। आपका ये बड़प्पन है और हम देख रहे हैं कि इतनी सारी यादें हैं आपके पास, इतना खजाना है बातों का, और ये आपका बड़प्पन है। दरअसल तो आप खुद पाठशाला बन चुके हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। तो थिएटर के दिनों की आपने बात की है, जी, कैसे थिएटर में आप गए, किस तरह का संघर्ष था थिएटर के दिनों का, कि बहुत सुनते बढ़िया। हैं पुराने लोग संघर्ष तो बहुत- था ही नहीं, जी। क्योंकि बनने गया था चार्टर्ड अकाउंटेंट, बन गया थिएटर एक्टर। जी, क्या थी और कहानी? वो भी महेंद्र जोशी के नीचे। जी। मतलब वो एक फेवर्ड स्पॉट था। तो सोचिए कि आप कॉलेज के स्टूडेंट हो और आपकी उम्र 17, 18, 19 और आप सैमुअल बेकेट समझते हो, आप पॉल साइमन मतलब आप दुनिया भर का म्यूजिक और थिएटर ग्रहण कर रहे हो। जी। मतलब टॉम स्टॉपार्ड एक ऐसा प्ले राइट था जो रेडियो प्ले जिन्होंने लिखे हैं, इफ यू ग्लैड आई विल बी फ्रैंक एंड एल्बर्ट्स ब्रिज, तो वो उसका अनुवाद करके पसियो रंगारो, गुजराती वन एक्ट प्ले, पसियो मतलब जो नाम है और रंग देने वाला, विच इज एल्बर्ट्स ब्रिज ओरिजिनली, तो यू बिकम पसियो, यू बिकम एल्बर्ट। अश्वत्थामा कर रहे हो तो आप अश्वत्थामा हो। तो जो मूल्यांकन हुआ आपकी टैलेंट का, जी। उससे तो आपका सीना फूलेगा ही। तो वो एनरिचमेंट जो है बच्चों को अभी भी वन एक्ट प्लेस देता है। बम्बई, पुणे, नासिक जैसे शहर में, संभाजी नगर, तो यहाँ सब मिलता है क्योंकि एक्टिव है। 18, 19, 20, 21 की उम्र में आज बच्चा एक्टिव है, लड़के लड़कियां, वो पढ़ते हैं, वो करते हैं, तो थिएटर का फायदा मिला। और दूसरी बात जो सबसे मूल बात, 1978 मतलब ये साल था जब मैंने एसएससी पास किया, तभी जेनिफर कपूर ने पृथ्वी थिएटर पृथ्वी बनाया, थिएटर के। जो बाद में मेरे दोस्त बने। उनके जो आर्किटेक्ट हैं वेद साहब, वेद सेगन, जो बलराज साहनी से कम हैंडसम नहीं है, और जिस तरह से उन्होंने वो थिएटर बनाया, हम लोगों के लिए ऐसा लगा हमारे लिए है, जी। क्योंकि इट वॉज मेंट फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। तो उधर एक काला बक्सा रहता था, अभी भी रहता है वो बुकिंग विंडो पे, जी। पर वो काम का नहीं है, वो एक रखा हुआ है, रेलिक है। तो ₹1 अंदर डालो और नाटक देखो। अच्छा। ये था वो जी, टिकट नहीं, ये नहीं, वो नहीं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल था। तो तब था ये हम लोग का अवान्तर थिएटर ग्रुप था महेंद्र जोशी का। तो उसमें से निकले दिग्गजों के नाम गिनवाओ, परेश रावल, जी। फिरोज अब्बास खान जो मेरे सीनियर है, तो हम लोग सोवियत यूनियन भी साथ में घूमे हैं, नाटक देखे हैं, किए भी हैं साथ में। जैसे आशुतोष गोवारिकर भी उसी जी, उसी टेंट ग्रुप से निकले। तंबू का जी, जी। है। आमिर तो है ही, बिकॉज उसने भी नाटक किए, आमिर खान। जी। मकरंद देशपांडे वहाँ का है, जी। शर्मन जोशी तक वहाँ का है। तो उस लास्ट बैच जो शर्मन जोशी की बैच है, विपुल, अमृतलाल शाह, जमुना दास मजीठिया, आतिश कपाडिया, देवेन भोजानी, हम लोग सब नाटक करते थे कॉलेज के बच्चे। तो वो एनरिचमेंट जो है उसने बड़ा हाथ दिया है सेंसिबिलिटी बनने में, तो वो शुक्रगुजार हूँ। स्कूल में मेरे निकुम सर थे और नामवर सर थे जो बहुत अच्छे पोएट थे। 8वीं में मैं जब गया हंसराज मोरारजी पब्लिक स्कूल में, तो नामवर सर जो हमारे हिंदी के शिक्षक थे, तो वो आए, 8वीं की बाल भारती की किताब उठाई और ग्राउंड फ्लोर था, सीधा फेंक दिया। ओह। कहाँ से? खिड़की से बाहर। बाहर। ओह। हाँ। और हमारी तरफ देखा, हम लोग छोटा सा क्लास होता था हमेशा, वो हंसराज में 40-50 लोग नहीं थे, 25-30 जी। हमारी आंखों में झांक कर देखा और बोला कि जिंदगी एक खुशी का बुलबुला है, गम का सागर है, और गौतम ने महल छोड़ दिया। बस ये कह के उन्होंने अपना फर्स्ट हिंदी क्लास अगर किया है तो असर तो होने वाला है। जी। निकुम सर जो मेरे आर्ट टीचर थे, जिन्होंने मुझे घड़ा, बिकॉज आई एम अ पेंटर ऑल्सो, जी। तो उनको तो मैंने ट्रिब्यूट दिया। आमिर खान निकुम सर है तारे जमीन पर, जी। तो ट्रिब्यूट है, मेरे सर का फोटो है पीछे क्या बात ऊपर, है। सर अवार्ड्स के बीच में उनका चेहरा है। जी। तो शिक्षक वर्ग जो है मेरे गुरु, उनकी वजह से मैं खड़ा हूँ। परम गुरु ऑफ कोर्स मेरी नानी अरे वाह। राधाबाई को, जहाँ से जी। कहानियों की शुरुआत होती है। अच्छा। मतलब ध्रुव कौन है, प्रहलाद कौन है, जी। और ले जाना हमको फिल्में दिखाना, वो धार्मिक फिल्में, जी, जी। बच्चे बच्चे हम लोग घूमते रहते थे। तो स्टोरी टेलर मेरे पिताजी सुधाकर राव गुप्ते, वी टुक अस टू ऑल द बेस्ट थिएटर। जी, जी। जब बचपन में अपने खुद के सैंडविचेस बना के चटनी के, हर शनिवार को शिवाजी मंदिर हो, रविंद्र नाट्य मंदिर हो, साहित्य संघ हो, नाटक देखना जरूरी है। जी, बहुत जरूरी है। तो वो जो नाटक लिखने वाला इसीलिए इतना सक्सेसफुल था मराठी में, कि
क्योंकि रोज के 4 शो होते थे जी फिल्मों की तरह। वीकेंड थिएटर नहीं था वो, रोज के 4 शो, क्योंकि पूरा जो मिल वर्कर समाज था वो सुबह का शो देखता था, जी। फिर दोपहर के शो देखते थे। तो अकॉर्डिंग टू द मिल के शिफ्ट्स जी जी, नाटक चलते रहते थे। क्या बात है। मतलब विजय तेंदुलकर कहाँ से आए, या ये पूरा जो स्पेक्ट्रम ऑफ ग्रेट मराठी, श्रीराम लागू, नीरू फुले, ये सब वहां से पैदा हुए जी एंड एक बुद्धिजीवी क्लास से पैदा हुए। जी बिल्कुल, और वो सब कुछ आपके भीतर है और बड़ा अच्छा लग रहा है ये आपकी किस्सागोई के अंदाज में आप हमारे श्रोताओं को बता रहे हैं। बीच में आपने अभी नानी का जिक्र किया और पिताजी का जिक्र किया, माँ का भी जिक्र आना चाहिए। माँ आपकी वर्किंग थी तो अलग तरह का संघर्ष रहा होगा आपके। माँ जो है मेरे साथ माँ, है, सॉरी, माँ आपकी she's वर्किंग 88, रही वो मेरे और- साथ रहती जी। है। पिताजी गुजर गए 11 साल पहले, बट शी वॉज वर्किंग विद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। जी हम 2 बेटे और 1 शौहर, 3 मर्द और वो खुद, तो चारों का खाना सुबह फ्रेश बनाना। ओह। तब हमारे पास फ्रिज नहीं था ना जी। कुछ, सिर्फ एक रेडियो था जिसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। जी हाँ, वो ज़माना रेडियो था। के लिए पहले लाइसेंस होता था। समझे? तो वो जब मैं अपनी माँ को देखता हूँ कि सुबह 4:30 को उठ के पूरा खाना बना के LIC में इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में है, पढ़ी लिखी माँ, फिर वापस आती है, फिर रात का खाना बनाती जी, है। जी। तो ये करके मैं देखता रहा कि अगर आज मेरी माँ आए ना तो मैं कुछ सीखूंगा और बनाऊंगा। क्या तो बात आज वो वेजिटेबल पैटीज बनाता हूँ, जी। गर्मा गर्म खिलाता हूँ। माँ आते ही आई हे बघ काय मी बनवलंय, एंड शी इज अ ग्रेट कुक, शी इज वन ऑफ द बेस्ट कुक्स अलाइव ऑन अर्थ, जी जी माय मदर अंजलि गुप्ते, एंड उनसे सीखा मैं। और एक दूसरा मेरा एक दोस्त था भीमानगर में, मिलिंद प्रधान, वो भी अच्छा कुक था क्योंकि उसके पिताजी अच्छे कुक थे। तो ये मेरे बेटे को मेरा कुकिंग मालूम। मेरे घर में मैं तो आपने खाना क्या सीखा पकाता फिर हूँ, माँ से बनाना खाना? माँ से सब बना है। मतलब खाना में क्या स्पेशल फिर बनाना अरे सीखा? क्या, हम लोग एक इट्स अ सेक्ट, CKP कहते हैं हम लोग। तो मछलियाँ जी हम लोग बहुत एक तो चाहते भी हैं और अच्छी रेसिपीज भी हैं उसकी। मतलब फिश की जो रेसिपीज हैं वो कोई CKP घर में ही मिलेगी, उसका कोई रेस्टोरेंट में नहीं मिलता, जी क्योंकि वो सब सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, CAs हैं, CEOs हैं, उनको वो दुकान खोलने की इच्छा नहीं है। जी जी तो अगर CKP खाना खाना है तो घर आना पड़ेगा। जी, It's like बिल्कुल। that. So, वो उनसे सीखा मैंने। जी। वो मिलिंद प्रधान भी CKP बॉय, तो वो भी मतलब एकदम ओवर ड्राइव में। अभी परसों मिला मुझे, वो घर से खाना बना के आया था अपनी पत्नी और अपनी 2 बेटियों को जमाई के लिए। क्या बात है। और वो भी इंश्योरेंस बेचता है। जी। तो ये नहीं है कि वो काम नहीं करता, सिर्फ वो किचन में है, इच्छा से है, इच्छा होनी चाहिए। जी तो ये ऐसी मेरी इच्छाधारी माँ है। जी। वो 42 इयर्स उन्होंने LIC की सेवा की, और उनकी पार्टनर मतलब सेम डिपार्टमेंट में सहपाठी रजनी तेंदुलकर, अच्छा। श्री सचिन तेंदुलकर ओह। की मम्मी, वो सब इतने साल साथ में काम किया है उन्होंने। वो एक दूसरे को जिस तरह से एड्रेस करती हैं, तो मराठी में वो कहते हैं मुली मुली, हम लोग लड़कियां लड़कियां। तो अभी जो 88 ईयर ओल्ड मुली मुली जो है मुझे बहुत आनंद और सुख देती है। ये मेरा सौभाग्य। जी बिल्कुल। अब खाने की बात चल रही थी, यहाँ गाने की बात हो जाए। कौन सा गाना आपकी पसंद का? माँ के लिए कोई गाना सुनवाएंगे या फिर कोई और गाना बताइए। माँ पे आरती लिखी जी अच्छा, तो आप स्टैनली का डब्बा में। हाँ, तो गाते भी तो हैं आप। हाँ, ये डब्बा बन रहा है, डब्बा महक चहकता डब्बा, सिर्फ दाल चावल सब्जी का नहीं। वो बच्चों ने गाया है सुखविंदर के साथ। पनीर मशरूम गोभी का नहीं, ओ मेथी मटर मलाई का नहीं, बल्कि इतनी सारी ममता और ढेर सारे प्यार से भरा डब्बा। क्या बात है, बहुत बढ़िया लगा। और अब सुनते हैं यही गाना। ये डब्बा, ये डब्बा, ये डब्बा बन रहा है, डब्बा महक चहकता डब्बा, चमक दहकता डब्बा, सिर्फ दाल चावल सब्जी का नहीं, पनीर मशरूम गोभी का नहीं, और मेथी मटर मलाई का नहीं, बल्कि इतनी सारी ममता और ढेर सारे प्यार से भरा हे डब्बा, हे डब्बा।
ये डब्बा बन रहा है डब्बा, महक चहकता डब्बा, चमक दहकता डब्बा, सिर्फ दाल चावल सब्जी का नहीं, पनीर मशरूम गोभी का नहीं, और मेथी मटर मलाई का नहीं, बल्कि इतनी सारी ममता और ढेर सारे प्यार से भरा है। देखो करीब से लज्जत भरा पिटारा, थपथपाते हाथ का कमाल प्यारा प्यारा, ममता और प्यार ही का जादू है ये सारा, सिर्फ दाल चावल सब्जी का नहीं, पनीर मशरूम गोभी का नहीं, और मेथी मटर मलाई का नहीं, बल्कि इतनी सारी ममता और ढेर सारे प्यार से भरा डब्बा, डब्बा बन रहा है डब्बा, महक चमकता डब्बा, ये चमक दहकता डब्बा। रिसेस का है, ओ अब इंतजार रिसेस का है, कर सब बेकार मिस्टर का, बाकी देश की सारी मिसेस का है, अब इंतजार रिसेस का है, मम्मियों के दिल डिब्बों में गए, मम्मियों के दिल डिब्बों में गए, अरे कब बजेगी बेल और कब खुलेगा, अमोल जी, अब विशाल भारद्वाज की फिल्म कमीने पर आते हैं। भोपे भाऊ के किरदार के बारे में बताइए, जो किरदार आपने निभाया कैसा अनुभव रहा? एक नेगेटिव किरदार था ये। विशाल भारद्वाज जो है ना, वो एक अलग ही है जी। तो मैं उसको बहुत चाहता हूँ और उसके सिनेमा को भी बहुत नवाजता हूँ। तो वो उसका जो असिस्टेंट था, डीए डायरेक्टर्स असिस्टेंट हनी त्रेयान, बाद में फिल्म मेकर बनाया, अच्छी फिल्में बनाई, प्रोड्यूसर है बहुत बड़ा अभी, पर वो मेरे ऑफिस आया और उसने कहा कि ऐसा है कि हम सोच रहे हैं कि आपको एक अलग कैरेक्टर दें। मैंने कहा यार मैं तो एक्टर नहीं हूँ। उसके पहले मैंने कोई सिर्फ एफटीआई की फिल्मों में काम किया। जी जी। बाहर में बंद हो गया, मेरा दुकान बंद कर दिया मैंने। तो वो लोग, किसने बताया तुमको मैं एक्टर हूँ यार? तो वो बाकायदा फिल्म इंस्टीट्यूट गया था, उसने एक एडिट बनाया था मेरे सारे डिप्लोमा फिल्म्स के जो पीसेस पोर्शन। बोले ये क्या, आप क्या झूठ बोल रहे हो यार, आप तो एक्टर हो। तो इतना अगर कोई तुम पर दाव लगाए, भरोसा तो है ही, इसमें दाव लगा रहा है। वो अननोन आदमी है, फेस खाली मालूम है, तारे जमीन पर से ताल्लुक रखने वाला अमोल गुप्ते। तो सर यार तू आयुष श्योर? तो बोला नसीर भी कह रहे थे कि यू आर अ गुड चॉइस फॉर द रोल। तो नसीर साहब तो मेरे बहुत करीब है क्योंकि होली में मेरे साथ थे 1984 जी जी, और मिर्च मसाला में मैं एसोसिएट डायरेक्टर था जी, एंड ही वाज प्लेइंग द मेन किरदार विद स्मिता पाटिल। तो ये एक दौर था 84-85 का। तो जब नसीर की बहुत बात सुनते हैं विशाल, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनको, तो मैंने कर दिया यार। मैंने बोला ठीक है, अभी आप कह रहे हो तो आ जाता हूँ जी। और बहुत मजा आया।
इट वाज द बेस्ट एंड रिलीफ था मेरे लिए, क्योंकि क्या ज्यादा सोचना नहीं पड़ता इतना, जी कैरेक्टर समझ गया, तो यू हैव टू प्ले इट इन दैट, उस पट्टी में आपको रहना है जो आपने तय कर लिया, ये मेरी पट्टी है। बाकी जो राइटिंग, प्रोड्यूसिंग, डायरेक्टिंग के जो अलग अलग रोज के धक्के हैं, उससे मैं थोड़ा मुक्त हो गया थोड़े दिनों के लिए। भोपे भाऊ एंड फिर वो भोपे टोपे ये वो जो फेमस सीन बन गया, फ नहीं बोलेगा तो क्या, तो ये कल्ट हो गया वो। हाँ, वो नाम भी एक तरह से हिट हो गया, या वो भोपे भाऊ का नाम, भाऊ, या पर मजा मजा मजा। तो इस फिल्म में शाहिद कपूर, प्रियंका चोपड़ा भी थे, इनसे जुड़ी हुई कोई खास बात याद ताजा करना चाहेंगे, साझा करना चाहेंगे? They are so, एक तो प्रियंका इज अ वंडरफुल एक्टर, मतलब आई वाज सरप्राइज, वो मेरी छोटी बहन का रोल किया उसने जी जी कमीने में, मतलब मराठी लोग हैं हम लोग, और जिस तरह से उसने वो मराठी इनंसिएशन, कळ कळ कळ, जी जी आसानी से, नहीं तो दिख जाता है जब कोई एक नॉन महाराष्ट्रन कोशिश करता है कि मैं मराठी रोल करूं, जी, तो कळ करेगा भी, पर वो पकड़ा जाएगा। तो प्रियंका का ये खूबी थी, बहुत अच्छे से उन्होंने निभाया, और इतनी सिंसियर एक्टर ऑन फ्लोर, ऑन द सेट, मतलब कोई फस नहीं है, ऐसे बैठे हुए हैं, कोई भाग नहीं रहा है टू वैनिटी वैन, उधर ही पड़े हुए हैं, उधर रामोजी राव में सेट बना था, इट वाज अ थिंग। एंड शाहिद तो खैर अभी तो देखो क्या, इज ऑन अ गैलप, क्योंकि ही इज वन ऑफ द फ्यू हिंदी हीरोज जो हिंदी अच्छी से बोल लेता है, जी जी, क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है उसकी, मतलब इतने बड़े माँ बाप पंकज कपूर और नीलिमा अजीम, तो उनका ट्यूटलेज अच्छा हुआ है, तो वो बैंड्रा बॉयज की तरह हिंदी नहीं बोलते, अच्छी शुद्ध हिंदी बोलते हैं, और उच्चारण भी, क्योंकि हिंदी फिल्म है तो उतना तो बनता है कि आप ठीक से बोले, बिल्कुल आपकी जबान ना फिसले और आपका जाहिलपन आपके चेहरे पे ना दिखे। जी बताइए, अब एक गाना सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे, इसी फिल्म का या कोई और? नहीं, अगर माँ की बात कर रहे हैं या विमेन की बात कर रहे हैं, तो शैलेंद्र ने जो गाइड में लिखा है विजय आनंद के लिए, कांटों से खींच के आंचल, तोड़ के बंधन बांधे पायल, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। जी, वहीदा रहमान जी, देवानंद। सुनते हैं गाइड फिल्म का ये गाना। मरने का इरादा है।
अमोल जी, आप चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी के चेयरमैन भी रहे हैं, 3 साल, यस। तो उसका 2012 से 2015। जी, कैसा अनुभव रहा? उससे जुड़ी हुई कोई बात बताइए। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक जिम्मेदारी है मेरे पे। एक कॉमन था कि हर साल इतना सारा पैसा खर्च करना है और 4 फिल्में बनानी है। पर मैंने पूछा कि ये 4 फिल्में बनाते तो है साल दर साल, लेकिन ये दिखाते कहाँ हैं? तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रॉपर अगर ना हो तो वो फिल्म मेकर को भी मालूम होता है कि कुछ इसका बनने वाला नहीं, अपना घर बना लो, एक नई गाड़ी ले लो, जी जी, फिल्म को चेप दो, उसके पैसे को मिस यूटिलाइज करो। तो एक दो जो मेजर्स मैंने किए कि मैंने कुंदन शाह, परेश कामदार, बड़े बड़े लोगों को स्क्रिप्ट कमेटी पे बुलाया। वरना पहले क्या होता था कि सिनॉप्सिस कुछ 1000 रुपया एक डिमांड ड्राफ्ट देके एक सिनॉप्सिस आपको देना पड़ता था और उसकी कॉपीज बनती थी। लोग कहीं कहीं बैठे जी हाँ, दुनिया भर में, उनको वो फैक्स करते थे। जो अपनी जगह तुम बैठे हो उधर, तो कोई उधर बैठा हुआ आदमी ऐसा पढ़ रहा है और बोलता नहीं, या तो क्रॉस या तो ओके। किसी की लाइफ पे आप इतना कैसे खेल सकते हो जी हाँ, एक पेज पे? तो इसमें मैं एक बार हार गया था 2000 में, जब मैं तारे जमी पर मैंने सबमिट किया था। जी जी, तो तब सही परंस पे जी चेयरपर्सन थी, तो उन्होंने फिर आया, फिर उन्होंने देखा कि इसने तो कुछ किया नहीं है, फिल्म नहीं बनाई थी कभी। तो उन्होंने एक सईद मिर्जा को फिल्म दी, एक सैनी को फिल्म दी, वीरेंद्र सैनी को, बिकॉज दे आर फिल्म मेकर्स। तो बोल के ये पैसा मतलब अच्छे से वो यूज कर सकते हैं, ये लड़का मालूम नहीं कौन है। पर मैंने सोचा कि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो बोला कुंदन शाह आप बैठो, आपने जाने भी दो यारो बनाई है, क्या कहना बनाई है, कभी हाँ कभी ना बनाई है, और मेरे गुरु हैं क्योंकि मैंने उनके साथ फिल्मों में लिखना किया, कभी हाँ कभी ना वगैरह। जब वहाँ हम सब बैठेंगे और फिल्म मेकर को बुलाओ, उसको पिच करने दो। जी, जैसे हम प्रोड्यूसर है, वो राइटर डायरेक्टर, अगर हमको ऐसा लगता है कि ये बना पाएगा, वो दिख जाएगा, जी, ऑडियंस रहे, मतलब रूबरू हो जाए, तो समझ में आएगी बात। जी, ऐसे जब किया तो 2-3 बहुत अच्छी फिल्में बनी, काफल और गौरू, खास फिल्में हैं। तो एक तरीका, फिर मैंने पीवीआर और इनके साथ बात करना शुरू किया कि आप स्कूल्स के साथ एक गठबंधन कीजिए, तो चिल्ड्रंस फिल्म दिखाइए हमारी, और सस्ते में डिस्काउंट में जो फिल्म ग्रुप देखने को टिकट दे दो। जी, वो हुआ, चला थोड़ा, पर फिर तब तक मेरा दौर खत्म हो गया। तो जी, मेरे ख्याल से उसके आगे ऐसा हुआ नहीं। जी, एक गाना सुने यहाँ आपकी पसंद का। और एक गाना राजेश खन्ना और आशा पारेख की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बहारों के सपने, बहारों के सपने, आजा पिया तो है प्यार दूं, गोरी भैया तो है प्यार दूं। बहुत बढ़िया गाना है, तो सुनते हैं ये गाना बहारों के सपने फिल्म से। आजा पिया तो है प्यार दूं, ओ गोरी भैया तो पे वार दूं। किस लिए तू इतना उदास, सूखे सूखे होंठ, अखियों में प्यार, किस लिए, किस लिए? ओ आजा पिया तो है प्यार दूं, ओ गोरी भैया तो बेवार दूं।
और अब अमूल जी, एक फिल्म हवा हवाई पर, जी। इसमें पार्थो गुप्ते भी हैं, आपके बेटे। तो इस फिल्म को निर्देशित करने के पीछे क्या कहानी थी? आपने हवा हवाई देखी है? तो मतलब पहले ये बता दो बच्चों की हवा दुनिया हवाई के क्या बारे- है। जी बिल्कुल। हवा हवाई जो सपनों को गिनते गिनते थी, पहले नाम चेंज किया सर। तो ये एक डेड कॉटन फार्मर के बेटे का सपना है। जो जितनी आत्महत्याएं होती हैं, जो कॉटन फार्मर्स का जो क्राइसिस है, खासकर यवतमाल, अकोला, जो नागपुर के आसपास के विभाग हैं, जहां 2009 में दीपा भाटिया मेरी पत्नी ने बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, नीरोज गेस्ट, जी। एम्परर नीरो उसके मेहमान। तो वो कटाक्ष था। और जो हमने देखा, क्योंकि दीपा तो बहुत जगह जाकर शूट किया उन्होंने, ऐसी फैमिलीज में जहां उसके मर्द ने आत्महत्या की है, उसके बच्चे 4 साल का, कोई 10 साल का। तो इसका असर मुझ पर हुआ, उस फिल्म का भी और उस एक्सपीरियंस का भी। तो मैंने सोचा कि मेन स्ट्रीम में अगर ऐसी फिल्म मैं डाल दूं कि क्यों ऐसा हुआ और उस बच्चों का, उस फैमिली का क्या हो जाता है, जिनको घर छोड़ के बम्बई में काम ढूंढ लेंगे, किसी का बर्तन मांज देंगे, किसी का पानी भर देंगे। इस तरह से ये बच्चा एक चाय के ठेले पे उसको नौकरी लगती है, जहाँ पे वो रूबरू होता है एक स्केटिंग क्लास से। रात को सेम जगह पे स्केटिंग क्लास शुरू होता है, तो वो देखता है तो इतना अचंभे में पड़ जाता है, हाँ ये तो कमाल है। तो उसके जो गुर्बत में पले दोस्त हैं, तो एक वो काला हांडी का जो सबसे पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया है उड़ीसा में, उधर का एक बच्चा है, एक वागरी बच्चा है जो कोई प्रोजेक्ट की वजह से फैमिली डिस्प्लेस हो गई, इधर गजरा बेच रहा है खार स्टेशन जी, पे। जी, जी। तीसरा ऐसा है, चौथा ऐसा है, एक जरी वर्कर है। तो ऐसे ये 5 पांडव इकट्ठा होते हैं और एक रास्ते के ढेर से स्केट्स बनाते हैं, तो लाख लाख रुपए का स्केट बिकता है। तो इट इज अ मेटाफर, ये फार्मर्स ट्रेजेडी पे मेटाफर है कि जितना गरीब सेक्शन है अपने देश में, उन पर तो कोई नजर डालता ही नहीं है। वो सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, बड़े बड़े स्केट्स पहन के बच्चे बड़े बड़े ट्रॉफीज ले रहे हैं। तो उसके बीच में ये अर्जुन हरिश्चंद्र वाघमारे, जो पार्थो ने रोल किया, उसके लिए वो गया। और श्री कृष्ण कलम, जो एक सुसाइड किए हुए पोएट फार्मर थे, कॉटन फार्मर, उनके घर में जाके रहा 8-10 दिन। वो समझ में आ गई उसकी बात कि क्या है ये जो किरदार जो बाप ने लिखा है, लेकिन ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो जानने के लिए दीपा उसको ले गई यवतमाल। वो समझ गया कि ये तो इतने टेंशन में बच्चे हैं। अभी उसकी उम्र का एक लड़का जिसका बाप मर गया है, वो एक छोटी सी दुकान भी चला रहा है छोटी मोटी चीजों की, और साथ में खेती भी कर रहा है बाप की, जो अभी नहीं रहा, जिसने दवाई खा ली और मर गया। जी जी। तो ये तो बहुत गाढ़ा इशू है। तो मुझे लगा कि ये बड़ा गाढ़ा इशू अगर मैं ले जाऊंगा दुनिया में, तो एटलीस्ट लोग समझेंगे, जैसे तारे जमीन पर। जी जी इसलिए नेक्स्ट फिल्म थी मेरी, जी। जो नहीं बन पाई। मुझे लगा कि चल मैं इसको दे देता हूँ, कोई ऋतिक को जाके सुनाओ, या सलमान तक तो पहुंच भी नहीं पाया मैं। हालांकि मेरे को लिख लिया था मैंने, फाइनली साकिब सलीम ने वो रोल किया फिल्म में। पर मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई स्टार जैसे आमिर खड़ा हो गया तारे जमीन पर के लिए, और कोई दूसरा स्टार खड़ा हो जाए, तो ये जो इशू है ये दुनिया तक पहुंचे, ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दे कैन बिकम सेंसिटिव टू द इशू कि भाई आप लोग ये जो ऐसे बिल फाड़ते हो। तो उनके पास तो मतलब पूरी फैमिली। दीपा का एक सवाल हुआ करता था हर घर में जिधर ऐसा कांड हुआ है कि अब भी घर में कितने पैसे हैं, बैंक में कितने हैं? तो बैंक में तो है ही नहीं, बैंक ही नहीं है, तो घर में कितने पैसे हैं? तो कोई बोल रहा है 17 रुपए हैं, कोई बोल रहा है 28 रुपए। तो अगर आपको खुदा ना खास्ता कुछ बीमारी आ गई, तो आप दवा खाएंगे या रोटी खाएंगे? बिल्कुल। तो ये जो अजीब समाज की त्रासदी एक तरह है ना, तो वो तो पहुंचाना था, लेकिन कोई स्टार खड़ा नहीं हुआ। और साकिब ने अच्छा काम किया, टू हिज क्रेडिट। अपने आप बात कह देती है। कह देती। इसमें आपने गाना भी गाया है? वो तो एक प्रार्थना है बिगिनिंग में। वो इट इज लूजली बेस्ड ऑन अ मराठी संत कवि जी। बहिणाबाई। अगर याद हो तो 2 लाइन आप हाँ गाऊं क्यों गाएंगे? नहीं? 2 लाइन। चूल्हे के अंगारे जैसे पहले तड़पाते हाथों को, तब नसीब रोटी होती है। जीवन सार यही है मनवा, तू कर मत डर, अंगारों पे चलना है सही, यही जीवन ज्योति है। ऐसे मतलब संवेदनशील प्रार्थना है, और इसको बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। बहिणाबाई तो बहुत मास्टर थी. शी हॅड सेड, अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर आधी हाताला चटके तेव्हा मिळते भाकर.
जी सर, दीपा भाटिया जो आपकी श्रीमती जी हैं, इनका नाम हम बातचीत के दौरान कई बार ले चुके हैं और वो आपकी शरीके हयात हैं, अपने श्रोताओं को बता दें। और आपकी फिल्मों में उन्होंने एडिटर का काम किया है। नहीं, सिर्फ एडिटर नहीं है, और वो सीनियर पार्टनर है मेरी जी। मतलब उनके बारे में बताइए। कहने के लिए तो थोड़ी शोहरत मिली है मुझे एज अ डायरेक्टर, पर मेरा इंस्पिरेशन और मेरा कंट्रीब्यूशन उनसे जो है वो सिर्फ एडिटर का नहीं है। वो मतलब जैसे एक जगह खून चढ़ाते और एक जगह सलाइन, तो खून और सलाइन दोनों है मेरे लिए, इसीलिए मैं खड़ा हूँ, जिंदा हूँ और बना रहा हूँ। तो वो तो बहुत, उनका क्रिएटिव लाइफ गोविंद निलानी के साथ शुरू हुआ। शी वॉज हिज चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि तुम एडिट करो मेरी फिल्म। तो उनकी पहली फिल्म है 1084 की माँ, जया बच्चन वाली, अनुपम खेर। तो उसके बाद उन्होंने गोविंद जी की सारी फिल्में एडिट की, देव, देहम, ये सब बहुत सारी फिल्में हैं। और तारे ज़मीं पर सिर्फ एडिट नहीं की उन्होंने, वो उनका कॉन्सेप्ट था तारे ज़मीं पर। और उसके बाद तो माय नेम इज खान और रॉक ऑन, काय पोछे, रईस, सचिन, ये हनी सिंह की जो डॉक्यूमेंट्री है, अग्नि, बड़ी बड़ी फिल्में हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं। तो मेरा मानना है कि जैसे रेणु सलूजा ने भाग लिया 80s के सिनेमा में और उसमें अपनी जान फूंक दी, इसी तरह दीपा भाटिया जो है रेणु सलूजा का एक अवतार है। छोटी बड़ी नहीं होती फिल्म, अच्छी या बुरी होती है। तो इसी अच्छी फिल्मों में उन्होंने अपनी जान फूंक दी है जी। क्या बात। एंड फिल्म मेकर है, क्योंकि नीरोज गेस्ट उनकी फिल्म है। और फर्स्ट एक्ट जो प्राइम अमेजॉन पे 6 पार्ट सीरीज है, उसकी वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर है। और वो देखने लायक फिल्म है, क्योंकि चिल्ड्रन इन द मीडिया, ये बाल कलाकारों पे कटाक्ष है। 6 पार्ट की सीरीज है, देखना जरूर जी। हमारे श्रोता सुन रहे हैं और हमें उम्मीद है कि देखेंगे भी। तो घर के बारे में बताइए, घर में उनकी क्या भूमिका होती है? घर में जैसे कमांडर की भूमिका होती है या जनरल की भूमिका होती है। वैसे तो वो घर की जनरल भी है, कमांडर भी है, मदर ट्रीजा भी है जी। और सब कुछ है। तो कभी साथ में आप भी एक ही फील्ड में, फिल्मी दुनिया में आप भी हैं, वो भी हैं। कई बार जब पति पत्नी दोनों एक ही दिशा में, एक ही फील्ड में होते हैं एक जगह पर, तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि अभिमान वाली स्थिति तो नहीं है, फिल्म अभिमान वाली। तो कभी प्रॉब्लम तो वो होगा नहीं, क्योंकि आप महत्वाकांक्षा लेके नहीं निकले हो। अगर आपके पास एम्बिशन है तो फिर आपको साइज मैटर करेगा जी। अगर आपका काम का साइज जो है वो बड़ा है तो कैसे मैटर करेगा कि तू करे या मैं करूँ, क्योंकि करते तो दोनों। तो उसमें मुझे कोई ऐसे इशू नहीं है मेरे, बिल्कुल, और ना उनके। और आपकी बातचीत से भी लगता है। यहाँ पर एक गाना हम सुनते हैं। रात के 2:30 बजे कोई शहनाई बजे, दिल का बाजार लगा, ढीला तक पाई बजे। रात के 2:30 बजे कोई शहनाई बजे, दिल का बाजार लगा, ढीला तक पाई बजे। चौके 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 से, खोए खोए से हम, आंखें डूबे डूबे से, सोए सोए से हम, दिल ने कैसी दुर्गत की है, पहली बार मोहब्बत की है, अजी आखिरी बार मोहब्बत की है, अरे पहली बार मोहब्बत की है, आखिरी बार मोहब्बत की है, जान हथेली ऊपर ले ली, जानो कैसी हरकत की है, आज पहली बार मोहब्बत की है, आखिरी बार मोहब्बत की है। इश्क में चलते हुए सांस तेजाबी लगे, राज खुलता ही नहीं, कोई तो चाबी लगे। इश्क में जलते हुए सांस तेजाबी लगे, राज खुलता ही नहीं, कोई तो
तेजा भी लगे, इश्क में जलते हुए सांस तेजा भी लगे, सांस तेजा भी लगे, इश्क में जलते हुए। चिकन चिकन लच्छे हैं रेशमी से फंदे, चुपड़ी चुपड़ी बातों में भोले भाले बंदे, कन्हाई ने फुर्सत दी है और पहली बार मोहब्बत की है। That's right. आखिरी बार मोहब्बत की है, और पहली बार मोहब्बत की है, आखिरी बार मोहब्बत की है। रात कुछ ऐसा हुआ जैसा होता तो नहीं, थाम के रखा मुझे, मैं भी खोता तो नहीं। एक ही लट सुलझाने में सारी रात गुजारी है, जान की गठरी सर पे ले ली, आपने कैसी जहमत दी है, हर पहली बार मोहब्बत की है, आखिरी बार मोहब्बत की है, पहली बार मोहब्बत की है। That's right. Come on. Let's do it one time, girl. Let's run away in love. अब फिल्म भेजा फ्राई की बात करें। यस, फिल्म भेजा फ्राई के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। मतलब वो तो भेजा फ्राई 1 जो देखा वो तो एक फ्रेंच फिल्म की कॉपी थी, हूबहू थी, पर ये भेजा फ्राई 2 की स्क्रिप्ट लेके जब आए, सागर बेल्लरी जो है वो SRFTI के स्टूडेंट रहे हैं, और वो इतने बबलिंग, और वो शरद कटारिया उनके राइटर हैं, जो शरद कटारिया ने 2-3 फिल्में भी बनाई यशराज के लिए, दम के हाइशा समथिंग, भूमि पेडनेकर को लेके जो है, वो इट्स अ वेरी डिफरेंट फिल्म है। और वो जिस तरह से विनय पाठक और मेनन, वो तो गजब के एक्टर है सब। तो मतलब चलो आ जाते पिकनिक करने, तो रेड पिकनिक मनाने गए हम लोग बिंतान, वो इंडोनेशिया के आगे। अच्छा। वो आइलैंड पे गए थे, वही मेरा काम था, उतना किरदार जो बर्मन बंगाली रेक्लूज, जिस तरह से दुनिया से भागा हुआ इंसान, जिसको इंसान पसंद नहीं, तो वो ऐसा एक कोई टापू पे अकेला रह रहा है। इट वाज थोड़ा अनरियल भी है कैरेक्टर, इसलिए मैं इतना ज्यादा एम्बिशियस एक्टर नहीं हूँ कि मुझे एग्जैक्टली कैरेक्टर समझाओ यार ये करो, मतलब मैं सरदर्द नहीं बनना चाहता डायरेक्टर का। तीनों काम आपका, एक्टर, राइटर और डायरेक्टर, तो तीनों में कौन सा वाला काम आपका अपना पसंदीदा काम? पसंदीदा काम मेरा खाना बनाना है और चाय बनाना। क्या बात है, क्योंकि अगर आप वो ठीक से करेंगे तो वो भी ठीक से करेंगे। जी बिल्कुल। तो कभी कभी आदमी वो गाड़ी चूक जाता है, उस काम के चक्कर में ये काम समझता नहीं, पर सच बात तो ये कि ये ठीक करोगे तो वो ठीक करोगे। जी, और यहाँ हम बैठे हैं, बहुत सारे पुरस्कार रखे हुए हैं आपके यहाँ सजे हुए हैं, तो इन पुरस्कारों का जिक्र कीजिए, किन फिल्मों के लिए मिला? आपके हैं, पार्थो, मेरे हैं, पार्थो के हैं, दीपा के हैं, तीनों के हैं, तो ऐसा उसका मिश्रण हो गया है कि किसका क्या अब लोग हिसाब ही नहीं रखते। जी, पूरा फैमिली का है सब। जी, किताबें भी हैं, पढ़ने का भी खूब शौक होगा? तो लिखता हूँ तो पढ़ता हूँ, या पढ़ता हूँ तो लिखता हूँ। जी, किस तरह की किताबें, कौन सी किताबें ज्यादा? 2 मालिक हैं, फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की और ओनोरे द बाल्जाक, एक फ्रेंच मास्टर है, एक रशियन मास्टर है, दोनों के बीच में मैं अपना समय बांट दूं तो मुझे 3 जिंदगियां लगेंगी पूरा समझने में, तो उसी में फंसा हूँ। ऐसे सब पढ़ता हूँ, पाब्लो नेरूदा की पोएट्री है, या कुसुमाग्रज की पोएट्री है, ये उनके नाटक हैं, नट सम्राट, इस तरह से। तो ये मेरी धरती बहुत उपजाऊ है, महाराष्ट्र, तो वहाँ सब बड़े बड़े लोग हैं।
तो क्योंकि किसी ने नई गाड़ी खरीदने का नहीं सोचा यहाँ पर। वो सबसे पहले सोचते हैं कि नया काम क्या करूं। जी, आर्टफुल। तो हमारे श्रोताओं को बताइए, इन दिनों कौन सी फिल्म शूट कर रहे हैं, कौन सी फिल्म आ रही है आपकी? लिखा तो है पर कोई दावा नहीं है, क्योंकि दरवाजे ठोकेंगे जी, खोलेंगे, पर है, रेडी है। और मेरा बहुत खास दोस्त है, 26 साल का है। जब वो 5 साल का था तब से मैं उसको मैप कर रहा हूँ, मैं उसको शूट कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्ती है। तो ही इज ऑन द स्पेक्ट्रम, तो ऑटिस्टिक चाइल्ड है एंड इज अ जीनियस। तो मतलब वो बेथोवन, बाक, मोजार्ट ऐसे ही ऑनलाइन स्कोर शीट डाउनलोड करेगा और पियानो बजाना शुरू करेगा। उस तरह का फोटो मेमोरी है। तो अगर किसी ने फिल्म देखी है तो किसी को मालूम है कि वो असिस्टेंट डायरेक्टर का क्या नाम है, उसको पूछो, उसको मालूम होगा। तो ही इज अ जीनियस, लेकिन आदित्य चक्रवर्ती। तो इतना जीनियस है पर उसको जगह नहीं है सोसाइटी में। इतना वंडरफुल पियानो बजाने के बावजूद ही डजंट गेट इवन अ जॉब एज अ पियानिस्ट, जबकि वो स्कोर शीट सामने रखो, दूसरे पियानिस्ट के मुकाबले में अच्छा बजाएगा, घर एक चेक लेके जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। पर हम लोग अब उस मुकाम तक पहुंचे नहीं है एज अ सोसाइटी। तो वो तो कमाल का बच्चा। तो ये है आदि जी। तो फीचर लेंथ फिल्म है उसके ऊपर जी। अब दिखाऊंगा दुनिया को। जी बिल्कुल, इंतजार और शुभकामनाएं। अब चलते चलते हमारे श्रोताओं से क्या कहेंगे, कोई संदेश देंगे जो आने वाली पीढ़ी है वो आए फिल्म में किस तरह की तैयारी, क्या मतलब मैं क्या कहूँ, कोई टीचर तो नहीं हूँ पर बड़े बड़े टीचर होके गए हैं, अनुभवी हैं। अनुभवी है, जैसे हमेशा शैलेंद्र रहे हैं अनुभवी, जिसकी वजह से राज कपूर साहब ने उन्हें ऐसे उठा के दुनिया की तरफ लिखा है। तो संदेश तो वही है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, जीना इसी का नाम, दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम। तो ये गाना सुनते हैं। और अमोल गुप्ते साहब, आपने इतना सारा वक्त दिया और इतनी दिलचस्प बातें की, हमें बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जाने माने लेखक, निर्देशक और अभिनेता अमोल गुप्ते से ममता सिंह की बातचीत का ये दूसरा भाग था। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।